ठीक है, इतना पहले आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको देखो जैसा मैंने ये लिखा है ना, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s। ऐसे ही आपको बढ़ना इलेक्ट्रॉन डालना है यहाँ पे। और बस गलती मत करना कि रिक्वायर्ड ज्यादा मत डाल देना, s में 2 भर सकते तुमने 4 भर दिया, ठीक है, ऐसा मत करना, लोड मत देना किसी को। चलो, तो अगर मैं इस बात को यहां से हटा, अब तुमको याद है कि s में कितने हैं मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10, f में 14। चलो बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ लो अपने को बोला 11 सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन भरना है, बराबर। चलो सबसे पहले 1s में 1s2, तो 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया इसका मतलब। फिर 2s2, 2 और 2 4, कितने भर दिए। फिर 2p 6, 10 हो गए, 2 2 4 6 10। 2p के बाद 3s बचा है 1, 3s1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बात समझा क्या, नहीं समझा? अरे पगले, कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 11 इलेक्ट्रॉन। 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, 1s में कितने भर सकते हो, 2, तो मैंने 1s में पहले 2 भरा, ये जो खोपड़ी लिखा है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 1s2, 11 में से 2 भर दिया। फिर 2s, s में कितने 2, 2s2, 11 में से 4 हो गए, ठीक है। फिर 2p, p में कितना 6, तो 4 भर चुके, 6 भरोगे 10 ही होगा ना अभी, और भरने कितने हैं 11, तो 2p 6 कर लिया 10। अब कितने बचे हैं 1, 2p के बाद 3s में 1, जबरदस्ती 2 मत भरना क्योंकि एक ही बचा तो एक ही भरेंगे, 3s1। और करते हैं देखो 20 कैल्शियम, चलो 20 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बहुत ध्यान समझो। पहले 1s2 कर दिया, 2s2 कर दिया, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो मेरा हाथ वहीं रुकेगा जहां रोकना चाहिए, देखो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 यहां भरा, 2 यहां भरा, 4 6 10, 2 12 6 18, भरना कितना था 20, यहाँ तक 18 भर चुका। अब 4s में डालना पड़ेगा, s में मैक्सिमम 2 डाल सकता हूँ, अब 18 हो चुका है, 2 ही डालना है 20 करने के लिए, तो 4s2 हो गया। अभी समझा, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगला देखो, मान लिया हमको बोला 23 वैनेडियम, 23 वैनेडियम, तो देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट भी उठा लिया यहाँ से, तो कैसे 23 इलेक्ट्रॉन भरना है यार, 20 तक तो भरना सीख गए। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, यानी 4s तक 20 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब बचे कितने हैं 3, तो ये जाएगा 3d में, और इसके बाद 3d और 3d3 हो गया, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया वैनेडियम। बात समझा क्या? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरते हैं। आप चाहो तो एक बार इसको लिख लो, क्योंकि उस समय पढ़ाया था, पता नहीं आता भी होगा कि नहीं। लिखो, इसको लिख लो। थोड़ा सा एक्सेप्शन बता देता हूं, जब डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो गड़बड़ होता है, इसको भी ज्यादा। अरे क्या एक्सप्लेन करना है यार, इसको अगर आपने लिखना सीख लिया तो बेटा इधर से इधर इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। हमको 11 इलेक्ट्रॉन भरना था, तो हमने पहले 1s में 2 डाला, 2s में 2 डाला, 11 में 4 हो गए, फिर 2p में 6 डाला, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, 10 बचा 1, तो वो 3s में चला गया, 3s1। अभी और करते रुके रहो, पहले इतना लिखो। ये जो बेटा है, ये जो सबसेल का क्या है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी सबसेल टू हायर एनर्जी सबसेल भरे जाते हैं। तो 1s की एनर्जी सबसे कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है। फिर 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है, इसलिए 2s में गया।
फिर 2p में गया, फिर 3s में गया, फिर 3p में गया, फिर 4s। जैसे जैसे सबसेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन डालते जाओ, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी सबसेल। इसको सीखो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला पार्ट जब स्टार्ट करूंगा ये बहुत मस्त हो जाएगा आपके लिए। जब मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ाऊंगा तब फंसोगे यहाँ पे, इसलिए पहले से तैयार रहो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, घर पे जाके कम से कम 1 से लेके 50 तक एलिमेंट के अपने आप बैठ के लिखना, कैसे क्या भर पा रहे हो क्या। स्कूल पब्लिक स्कूल प्रैक्टिस करके ऐसे लिख के फिर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना घर पे, क्योंकि मैं भरता रहूंगा तो लेक्चर इसी में निकलेगा। बाजू में बेटा सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी लिख लेना अपने से। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये लिख लेना बाजू में, जिससे लगे कि किसमें कितना भरना है आपको। और ऐसे जरूरी नहीं होता कि जितने मैक्सिमम उतने ही भरना है। अब देखो एस में कितने भर सकते 2, लेकिन बचा ही 2 नहीं था भाई, 11 में से 10 भर चुके, बचा ही 1 था, तो 1 भरेंगे ना, जबरदस्ती 2 नहीं करेंगे। 2 करोगे तो मैग्नीशियम बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बेटा, बोलना कुछ डाउट है। घर पे बेटा खुद से इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसा नहीं याद होगा तुम 1s2 s2 p3 आपको याद हो जाएगा, ये बहुत प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, कितना है हमें भरना होगा तो मैं मैक्सिमम यहाँ तक भरूंगा, फिर मैं भी भूल जाऊंगा, आगे देखना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, हो गया, लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में आता है। आपको क्या देगा, एक एटॉमिक नंबर दे देगा या कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, बोलेगा इसका ब्लॉक बताओ, इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ, ये एलिमेंट किस ब्लॉक, किस ग्रुप और किस पीरियड से बिलोंग करता है। 4 नंबर का आता है क्वेश्चन एंट्रेंस में। या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएगा आपसे, बोलेगा एटॉमिक नंबर 53 का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप बताओ। तो पहले आपको 53 इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद समझ में आएगा भैया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में गया है वही होगा ब्लॉक। जैसे वैनेडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, कैल्शियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी एस ब्लॉक का। ये ब्लॉक समझ में आ गया। पीरियड, जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन होगी वही पीरियड होगा। सबसे बड़ी एन की वैल्यू कौन है, 3, ये पीरियड नंबर 3 से चेक कर लो, सोडियम पीरियड नंबर 3 में होगा। इसकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, 4, देखो कैल्शियम 4th पीरियड में होगा। इसकी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, 4, देखो स्कैंडियम जो आपका वैनेडियम है 4th पीरियड में रखा गया होगा। बात करेंगे सबसे लास्ट में, जब लास्ट लेक्चर होगा इसका, लास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको खूब घर में प्रैक्टिस कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरना सीख लो। आगे बढ़े, लिख लिया। एक एक्सेप्शन डील कर देता हूं बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते समय डी ब्लॉक में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। कब, जब डी में 4 या जब डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब गड़बड़ होता है। तो क्रोमियम कॉपर में बता देता हूं आपको पहले एक्सेप्शन के तौर पे, बाकी जो बचे हुए एक्सेप्शन है वो नेक्स्ट ईयर डी ब्लॉक में कवर होगा। 1s और 2s बेसिक एक्सेप्शन देखो क्या है। मैं 24 अगर क्रोमियम भरूं, बहुत ध्यान से समझिएगा आपका प्लीज, सबका दिमाग यही होना चाहिए। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं क्रोमियम में, 24। स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, यानी 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2s2 2p6, अब गिनती भी चला 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p6 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, फिर 3d भर सकते हैं 10 और बचा है 4, तो 3d4 यही होगा। बट ये एक्सपेक्टेड है, यही होना चाहिए, बट होता नहीं।
क्योंकि एक्सेप्शन है। कब एक्सेप्शन कब आएगा? जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन या डी में 9 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एस वाला जंप करके डी में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, रीजन बताता हूं। देखो डी जो सबशेल होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और केमिस्ट्री का एक नियम है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं या फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो बड़े स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बताइए डी में अगर 5 ऑर्बिटल है तो इसका हाफ फील्ड क्या D5 कहलाएगा, बराबर ना, ये D5। और इसका अगर मैं फुल फील्ड बनाऊं तो D10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका फुल फील्ड है। तो जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं। तो अच्छा बताइए, ये जो D4 था, D4 का मतलब ये ना ये हाफ फील्ड ना ये फुल फील्ड, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन 4s दे दे तो क्या ये हाफ फील्ड बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s दे देता है। क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। इसलिए क्या हो जाता है, ये s का एक इलेक्ट्रॉन d में कूद जाएगा और 3d5 कर देगा। बात समझा क्या? ये कब होगा? जब d में 4 और d में 9। तो जब d में 9 होगा तो आई होप ये सीन होगा, ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फुल फील्ड। इसीलिए जब d में 4 इलेक्ट्रॉन या d में 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो s वाला एक इलेक्ट्रॉन बेटा d में आके उसको हाफ फील्ड या फुल फील्ड कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, चलो इसका मतलब सही क्या होगा बेटा क्रोमियम का, बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4s1 4s1 इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी ये एक्सपेक्टेड है और ये ऑब्जर्व है, जो देखा गया ऐसा था, समझा। ऐसे ही मैं कॉपर आपको बता दूं, 29 कॉपर भरा जाए, 29 इलेक्ट्रॉन। यहां से स्टार्ट करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बहुत ध्यान से, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 हो गए। अब 3p6 का क्या है आपका, 4s2 20 यहां तक हो गए। अब 3d 20 और 9 29 यानी 3d9 आया। क्या ये फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है? कुछ भी नहीं है। क्या एक इलेक्ट्रॉन मिलने पे फुल फील्ड हो सकता है? ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन फिर क्या होगा, डी में 9 है तो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, डी में, और इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हो जाएगा 4s1 3d10 4s1 3d10। ये राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कॉपर का। तो एक्सेप्शन समझ में आ गया क्या? जब डी में 4 या डी में 9 इलेक्ट्रॉन दिखे तो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन आप डी में भेज दीजिएगा। एक ही बेटा, अब जरूरत क्या है हाफ फील्ड करने के लिए? कितना है? नहीं 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 बेटा, इलेक्ट्रॉन डालना भी क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तुम यहां से यहां ट्रांजिट कराओगे तो आपको क्या है, ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा। क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी में क्या है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा एनर्जी देने पे ये काम हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को अगर भेजना है तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर तुमने एटम को एनर्जी दे दिया तो एनर्जी का कंटेंट क्या किया तुमने, बढ़ा दिया, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। बात समझा गया? तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे ये काम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांजिट नहीं होगा। बात समझा गया? ये एक्सेप्शन लिख लो जरा, D4 और D9 वाला। एक्सपेक्टेड है और ये ऑब्जर्व। ये डी में 4 या डी में 9 होगा तभी होगा ये काम, ठीक है, ध्यान रखना। ये हम कुछ बेसिक बातें बता रहे बेटा। अभी एफ ब्लॉक में देखोगे ना,
तो इतने ज्यादा एक्सेप्शन है ना, उसको नेक्स्ट ईयर पढ़ो तभी अच्छा है, ये अभी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे एफ ब्लॉक को। वो क्या है कि एफ में इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहेगा फिर भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, अजीब सा ही होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट ईयर जब पढ़ोगे तब आपको सारे, क्योंकि देखो केमिस्ट्री क्या है, डेटा कलेक्शन, जितना तुम कलेक्ट करके यहाँ पे रखोगे उतना बढ़िया तुम्हारा पेपर होने वाला है। यहाँ पे कोई कभी कभी लॉजिक चलती है, कभी कभी चीजों को डायरेक्ट याद करना पड़ता है, क्या भाई ऐसा होगा, क्योंकि क्या चीजें देखी गई फिर उसका एक्सप्लेनेशन बनाया गया है कि ऐसा हो गया, होना ऐसा चाहिए, देखा ऐसा गया, तो क्या साइंटिस्ट बना दिया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का चक्कर। कुछ का मौजूद है एक्सप्लेनेशन, कुछ का मौजूद भी नहीं है, उसको अपने को रट्टा मारना पड़ेगा। जहां कुछ ऐसे ऑर्डर आएंगे जो आपको मैं बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा तब भी आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कर क्या रहे हैं, उससे अच्छा उसको याद कर लेंगे 4 नंबर मिलने के लिए। ठीक है, अपने को डेटा कलेक्ट करना है, यहाँ पे रखना है डेटा। केमिस्ट्री यही है भैया, जितना तुम याद करके जाओगे, जितना चीजें एक्सेप्शन जितने तुम पकड़ लोगे उतना बढ़िया रहेगा केमिस्ट्री। तो आई होप इलेक्ट्रॉन आप भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें, इसलिए है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बोर। बोर ने एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया। इनका नाम बहुत सम्मान से लीजिए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बोर, नील्स बोर। ठीक है, देखना स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब टॉपिक चलेगा ना, तो इनकी बातों से आप इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि बोर ने क्या क्या बातें बता डाली थी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी किसी सेल में, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन किस सेल में किस वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, कौन सी ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूर पे है, सब कुछ उन्होंने बताया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो बहुत खतरनाक इनका टॉपिक चलेगा। आई होप, मुझे लगता है कि मैं शायद 2-2 घंटे के 2 लेक्चर चलाऊंगा सिर्फ बोर एटॉमिक मॉडल पे, कि उसमें इतनी सारी बातें करना पड़ेगा अपने को। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा बोर एटॉमिक मॉडल अपने के लिए। चलो पहले बात कर लें इन एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया। देखो बोर ने बेटा एलिमेंट्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया, इनर्ट गैस एलिमेंट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो 4 तरह का इनका क्लासिफिकेशन है। पहला इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट। दूसरा नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कुछ लोग यार बेटा जो लगातार बोलते रहते हैं क्लास में, और जिस दिन सनक गई ना मेरी तो मैं पीट दूंगा आपकी, बाहर लाके उनको बाहर ही धो दूंगा। इसलिए बता ना, आराम से तुम लोग पढ़ना है पढ़ो, नहीं मत आया करो लेक्चर ना। अभी तो ऑनलाइन का है ना, अपना ऑनलाइन बैठा करो। यहाँ आप क्या मजा लेते हो बैठ के, जब नहीं पढ़ना तो मत आया करो यहाँ पे। मैं जब पढ़ाता रहूं तो मेरी एनर्जी मत वेस्ट किया करो कि मैं आपको बोलूं शांत रहो, ये करो वो करो। इसमें समय जाएगा, 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसी में अगर बात करोगे तो कितना कंटेंट होगा। बात समझ में आती है ना। तो अगर पढ़ने आए बेटा, तुम्हारा दिमाग यहाँ आना होना चाहिए। जब यहाँ दिमाग रहेगा तुम्हें डाउट्स आएंगे, तब आप यहीं पे क्लियर करके जाओगे। नहीं घर में फिर क्या होगा, जाने के बाद ना, क्योंकि रिवीजन तो करते नहीं हो। मोस्ट ऑफ द जो बहुत पढ़ने वाले हैं वही जाकर रिवीजन करते हैं, बाकी तो आप एग्जाम के समय ही पढ़ोगे। उस समय सारा डाउट में रहेगा तुम्हारा, कुछ भी नहीं आएगा, और फिर आगे बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए जब पढ़ाया जाए केवल यहीं पे ध्यान रखा करो बस। आप बातें करना है तो आप अपने पार्टनर को लो, बाहर चले जाओ, मेरी तरफ से फुल छूट है, और बाहर जाकर बात करो। मेरे क्लास बात हो गए ना तो अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको देख लिया बातें करते हुए, कोई भी हो A to Z, मैं बाहर कर दूंगा क्लास के। मैं पूछूंगा नहीं, तुम फिर ये मत बोलना मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था, वो पेंसिल मांग रहा था, वो पेन मांग रहा था, वो पेन गिराया, ये चुभाया, ये सब मैं नहीं सुनूंगा। जो करना है जाके आरके सर को फिर अपना एक्सक्यूज देना, फिर वो पेरेंट्स को बुलाएंगे, बैठा के बात कर लेंगे। बात समझना, मैं मारू पीटूंगा भी नहीं, तुमको बाहर कर दूंगा, फिर आरके सर पूरा डील कर लेंगे आपको। इसलिए मुझे परेशान मत करो, कायदे से पढ़ा रहा हूँ तो ढंग से पढ़ो। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तीसरा ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और चौथा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो इनर्ट गैस एलिमेंट तुम जानते हो ग्रुप 18 में रखा गया है, बराबर।
नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है? पूरा एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस। पी ब्लॉक में इनर्ट गैस भी आता है, लेकिन बोर्ड ने इसको अलग कर दिया था। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक, और उसमें मैं बताऊंगा भी अंदर की बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। सारा डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है, बहुत अंदर की इंटरेस्टिंग बातें हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब एफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात बता दूं, तभी आपको ये बातें समझ में आ जाएंगे कैसे बोर्ड ने क्लासिफाई किया। जैसे मान लो मैं कोई भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, थोड़ी सी बात समझो। मान लो मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ, तुम सीख गए हो कैसे लिखना, तुम्हारे पास है, तुम भर भी भर सकते हो। 1s2 2s2 2p6 3s1 बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सोडियम की लास्ट सेल कौन सी है, पहली, दूसरी या तीसरी? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में गया दिख रहा है? तीसरा। तो जो 1 2 लिखा है ना, ये सेल का नंबर है। यानी आप देखो, आप सोडियम को 10th में भरते होगे 2 8 1 ऐसे सेल में, ये के सेल, ये एल सेल और ये एम सेल, आप ऐसे भरे होगे 10th में। मैंने भी वही काम किया। देखो ये फर्स्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा है? 2। ये दोनों मिला के सेकंड सेल है, 6 और 2 8, और ये थर्ड सेल 1। बात समझा क्या? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस सेल में है? थर्ड सेल। थर्ड सेल इज द लास्ट सेल। तो किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस सेल होता है, जो सबसे लास्ट सेल होती है ना, उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल। अब ये बोर्ड का क्लासिफिकेशन है, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। जो लास्ट सेल होगी उसे क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सेल। जो लास्ट के पहले, जैसे ये nth सेल हुई, तो ये n-1, ठीक है। यानी ये वाली जो सेल है, यानी अगर ये n सेल है, nth सेल सबसे लास्ट वाली सेल, ये n-1, ये थर्ड, ये 3-1 सेकंड, बराबर है कि नहीं? तो जो लास्ट से पहले होती है उसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल। पेन अल्टीमेट सेल। और उसके पहले जो होती है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। एंटी पेन अल्टीमेट सेल, या कुछ लोग इसको प्री पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं, क्योंकि पेनल्टीमेट से पहले लिखी गई है, इसलिए प्री पेनल्टीमेट। प्री पेनल्टीमेट, समझा? यानी ये बात पहले समझ लो कि जो सबसे लास्ट सेल होती है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? अल्टीमेट सेल। उसके पहले वाली को पेनल्टीमेट सेल, उसके पहले वाली को एंटी पेनल्टी। अब बोलो सर उसके पहले वाले को मुझे भी नहीं पता, ठीक है। इतने में से ही पूरा केमिस्ट्री खत्म होने वाली है आपकी, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। तो इसका मतलब मान लो किसी एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो 5वें सेल में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5वें में गया, तो अल्टीमेट सेल कौन सी होगी? 5वीं। पेनल्टीमेट 4थी सेल, और एंटी पेनल्टीमेट 3री सेल। अगर मान लो किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 6th सेल में चला गया, तो अल्टीमेट सेल कौन सी? 6ठी। पेनल्टीमेट 5वीं, और एंटी पेनल्टीमेट 4थी। अभी समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो अब इसी को यूज करके हम क्लासिफाई करते हैं इन एलिमेंट्स को बोर के अकॉर्डिंग। तो पहला हो गया आपका इनर्ट गैस एलिमेंट, बहुत ध्यान समझिएगा। हाँ, और एक बात और याद कर लो, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक ना पढ़ाने का मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, मुझे पहले उसको पढ़ाना चाहिए था आपको। कि जैसे बोर ने एक बात बोली थी बेटा, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप 2n² रख सकते हो। ये शायद आपको 10th में भी पढ़ाया गया होगा कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 2n²। मतलब अकॉर्डिंग टू बोर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल is equal to 2n², where n is the number of cell, कि पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी है, अल्टीमेट सेल, क्योंकि n क्या है? अल्टीमेट सेल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू क्या 1 होगी? बराबर ना? जिसको तुम k सेल बोलते हो उसी को मैं फर्स्ट सेल बोल रहा हूं, इतना ही अंतर है। और इसी को क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। आप हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर क्या होता है। तुम जो चीज को एबीसीडी से पढ़ रहे थे, मैं उसको 1 2 3 4 से पढ़ा दूंगा बस। तुम k11 बोल रहे थे, मैं 1 2 3 4 बोल रहा हूँ। तुम एसपीडीएफ बोलोगे, मैं इसको 0 1 2 3 बोलूंगा। यानी लेटर्स आर रिप्लेस बाय नंबर, उसे क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट सेल में n की वैल्यू क्या होगी? 1। इसका फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 × 1 का स्क्वायर। इसका फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं, बस उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते। तूने पढ़ा होगा 10th में 2 8 18 32 वाला कांसेप्ट, बस वही है, ठीक है। अगर मैं सेकंड सेल की बात करूं, सेकंड सेल के लिए क्या n की वैल्यू 2 होगी क्या? इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भर सकते, ठीक है। थर्ड सेल में n की वैल्यू 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल में
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में n की वैल्यू क्या 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर ये 32 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर बात करूं तो n इक्वल टू 4, 2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 50 इलेक्ट्रॉन। जरा इसको लिखो फिर स्टार्ट करता हूँ। ये बात ये क्योंकि ये चीज वहां नहीं दिया है मैंने, इसको लिख लो किस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा यहाँ 5 लिखा गलती हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज याद रहेगी ना तब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत तेज समझेगा बोर का क्लासिफिकेशन, तब आप उस चीज को समझ पाओगे जो मैं बताऊंगा। बस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख लो, ये ऊपर वाला नोट्स में है, इसको लिख लो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इनिशियल। हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ आइए, अब बोर्ड्स में पहला क्लासिफिकेशन क्या था, इनर्ट गैस। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, इनर्ट गैस एलिमेंट को डिफाइन कैसे करूंगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड, दूसरा किन किन पीरियड में और किन किन ग्रुप में है ये एलिमेंट, और इनके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इनर्ट गैस एलिमेंट की। इनर्ट गैस एलिमेंट, अब बोर्ड ने इनर्ट गैस एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया, बोर्ड ने बोला कि इनर्ट गैस एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच दे हैव कंप्लीटली फिल्ड अल्टीमेट सेल, जिनका ऐसे एलिमेंट जिनका अल्टीमेट सेल पूरा कंप्लीटली भरा हो उनको इनर्ट गैस बोलते हैं। यानी दे हैव कंप्लीटली फिल्ड अल्टीमेट सेल, जिनका अल्टीमेट सेल पूरा भरा हुआ होगा उनको क्या बोलेंगे हम, इनर्ट गैस। दे हैव कंप्लीटली फिल्ड अल्टीमेट सेल। मतलब जैसे देखो मैं 10 नियॉन ले लूं, इनर्ट गैस है, चलो जरा 10 इलेक्ट्रॉनिक भरना है अपने को 10, तो 1s2 2s2 2p6 यही हो गया। अच्छा बहुत है, बताओ अल्टीमेट सेल पहली है या दूसरी है, तीसरी कहाँ है पगले, इलेक्ट्रॉन यही तो बताओ दूसरी ना, अरे कह रहा तीसरी, अरे तीसरे में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 10 इलेक्ट्रॉन थे 2 में खत्म हो गए, कहाँ तीसरा दिख रहा है तुमको, जो n की सबसे बड़ी वैल्यू है वही अल्टीमेट सेल है, लास्ट सेल इज कॉल्ड अल्टीमेट सेल। ये बाबू ये सेल का नंबर है 1, ये 2, यानी जो एसपीडीएफ के सामने जो नंबर लिखे हैं ना वो सेल के नंबर है, एसपीडीएफ के सामने जो नंबर्स लिखे गए हैं वो सेल के नंबर है, यहाँ 1 और इन दोनों के सामने 2, इसका मतलब ये सेकंड सेल जो है यही मेरी अल्टीमेट सेल है, बराबर है कि नहीं, लास्ट सेल को ही बेटा अल्टीमेट सेल बोलते हैं ना। अच्छा बताओ इस बार इस सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 6 और 2 8। अभी देखो हमने बोर के अकॉर्डिंग सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना लिखाया है 8, तो क्या अल्टीमेट कंप्लीट है, इसीलिए इनर्ट गैस। बात समझा क्या, अल्टीमेट सेल कंप्लीटली फिल्ड है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, इनर्ट गैस एलिमेंट। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो 18 आर्गन ले लेता हूं मैं, इसको भर लेता हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आई होप भर गया।
बराबर ना। तो अब यहाँ पे देखिए आर्गन एस में क्या है 2, पी में क्या है 6, अल्टीमेट सेल तो क्या है आपका 8। अब तुम्हें लग रहा होगा सर 3 में तो 18 होने चाहिए, बराबर ना। तो अच्छा बताओ यहाँ पे कौन कौन सी सब सेल है 3 में, एस, उसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2 है क्या, पी 6 यानी भरा हुआ है अल्टीमेट, पी में कहीं 5 नहीं है कहीं 4 नहीं है, यानी अल्टीमेट क्या है आपका फुल है। इसका मतलब ये अल्टीमेट कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया इनर्ट गैस। तो बोर ने जो बोला, हालांकि देखो बोर का क्लासिफिकेशन उतना परफेक्ट नहीं हो पाया, तो दिखना क्या चाहिए 18, बराबर है नहीं भाई। थर्ड में क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18, यहाँ दिख कितना रहा है, नियॉन तक तो बिल्कुल सही था, इवन हीलियम भी सही था, बट आर्गन से आर्गन पे आते आते इनका क्लासिफिकेशन आज के समय में अच्छा नहीं है। जो बोल रहे भाई बहुत पहले की बात है ना ये, तो उन्होंने बोला अल्टीमेट कंप्लीट हो, तो हमको लगता नियॉन को देख के बोल दिया, जबकि आर्गन के बारे में चिंता ही नहीं की है कि यार 6 2 8 आगे क्या होना चाहिए 10 अभी और इलेक्ट्रॉन बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा वहां पे कंट्रोवर्सी है यहाँ पे भी, बट ठीक है अपने के लिए जो भाई बता गया है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इनर्ट गैस जो है क्या होता है जिनमें अल्टीमेट सेल क्या होता है कंप्लीट। अब इसके बारे में हम सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो अब चलो पहले बताओ जरा, अब आप पीरियड टेबल का सहारा ले सकते हो, जो आपके पास पीरियड टेबल है उसको देख के बताओ कि इनर्ट गैस किस किस पीरियड में रखे गए हैं, कौन कौन से पीरियड। आई होप 1 to 7 पूरा दिख रहा होगा, ठीक है, ओजी भी दिख रहा होगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट इनर्ट गैस ओजी होगा आपका 118 एटॉमिक नंबर देखो, ठीक है। तो देखो लेकिन अगर मैं बताऊं ना, अगर 1 to 7 ऑप्शन नहीं मिला एंट्रेंस में, तो 1 to 6 वाला सबसे बेहतरीन आंसर होगा, क्योंकि ओजी लिख तो दिया गया है बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वेल नोन नहीं है। तो अगर 1 to 7 ऑप्शन नहीं मिला इनर्ट गैस का आज के समय में, तो 1 to 6 वाला आपको ऑप्शन मारना पड़ेगा। लेकिन अगर है कि इनर्ट गैस आर प्रेजेंट इन 1 to 5, 1 to 4, 1 to 6 आपका, ठीक है, 1 to 7, तो 1 to 7 वाला प्रॉपर आंसर होगा। 1 to 7 मिसिंग होने पे आप 1 to 6 मार के आओगे, ठीक है। अच्छा किस किस ग्रुप में रखे गए हैं भैया, आई होप एक ही ग्रुप है, ग्रुप 80, ग्रुप 80। और अगर देखो बहुत ध्यान से इसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या NS2NP6 दिख रहा है क्या, NS2NP6 इसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2NP6। ये हो गया इनर्ट गैस। पोजीशन पीरियड टेबल में स्पेसिफाई करिए किन किन पीरियड में है, किन किन ग्रुप में है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और बोर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, जिनका अल्टीमेट कंप्लीट हो से क्या बोलते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट। अच्छा अब दूसरा है बेटा अपना क्या नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे देखो आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा, यहाँ थोड़ा सा लोचा था, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बोर के अकॉर्डिंग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते थे जिनका अल्टीमेट इनकम्प्लीट लेकिन पेनल्टीमेट कंप्लीट। बोर के अकॉर्डिंग नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते थे, जिनका जो अल्टीमेट सेल है, अल्टीमेट सेल है यानी जो nth सेल है वो इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, सबसे आउटर मोस्ट सेल, और जो आपका पेन अल्टीमेट सेल हो, पेन अल्टीमेट सेल हो यानी n-1 वाली ना, ये कंप्लीट हो, उसे क्या बोलते थे हम लोग नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कोई भी एग्जांपल, पूरा एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस वाला ग्रुप, 18वां ग्रुप को छोड़ दो और 3 से लेके 12वें को छोड़ दो, क्योंकि 3 से लेके 12वें तो देखो डी ब्लॉक, ठीक है। तो पूरा एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक एक्सेप्ट 18, एस ब्लॉक यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2, पी ब्लॉक है 13 से 17, 18 को छोड़ो क्योंकि उसको बोर ने अलग कर दिया पहले ही इनर्ट गैस। तो पूरा एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक में किसको छोड़ दो 18वें ग्रुप को, तो सारे नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब अल्टीमेट क्या है इनकम्प्लीट, पेनल्टीमेट क्या है कंप्लीट, ये बात याद रखना। जैसे एग्जांपल लो, कोई एक एस ब्लॉक का कोई एक पी ब्लॉक का एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो मैंने सोडियम ले लिया, चलेगा। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 बराबर, क्या थर्ड सेल अल्टीमेट है, सबसे बाहर वाली, कितने इलेक्ट्रॉन है एक, थर्ड में कितने होने चाहिए 18, इनकम्प्लीट हुआ। क्या सेकंड सेल पेनल्टीमेट है, 6 और 2 8, पेनल्टीमेट सेकंड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 8, क्या 8 है, इसका मतलब देखिए पेनल्टीमेट कंप्लीट। बात समझ में आया क्या, अल्टीमेट जो है आपका इनकम्प्लीट, थर्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 18, आपके पास तो एक ही है। बात समझ रही है कि क्या है इलेक्ट्रॉन आपका अल्टीमेट क्या है इनकम्प्लीट, लेकिन पेनल्टीमेट यहाँ दूसरी सेल है, ये क्या हो गया
कंप्लीट। समझ में आ गया क्या? अल्टीमेट इनकम्प्लीट, पेनल्टीमेट कंप्लीट। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे पी ब्लॉक का मान लो 6 कार्बन ले लिया, एक से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 6 कार्बन भरो जरा बेटा, 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, यहाँ अल्टीमेट सेल क्या सेकंड सेल है? इसको अल्टीमेट बोलेंगे, सबसे बाहर वाली सेल। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और सेकंड सेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8। क्या अल्टीमेट इनकम्प्लीट हुआ? बराबर। अच्छा, पेनल्टीमेट क्या पहली सेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और फर्स्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। क्या पेनल्टीमेट कंप्लीट है? इसको बोलते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। समझ में कुछ बात आ रही है कि नहीं? ठीक है, कि जिसका अल्टीमेट इनकम्प्लीट और पेनल्टीमेट कंप्लीट उसको बोलते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा, अब चलो इनका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन स्पेसिफाई करो। पीरियड 1 to 7। भाई देखो, एस ब्लॉक 1 to 7 में है क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम है ना सब, एस ब्लॉक। और पी ब्लॉक भी क्या है आपका? 1 to 7 में है। भाई अरे मतलब कि ऐसा नहीं है सर पी ब्लॉक फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, नो डाउट फर्स्ट पीरियड में पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है, बट क्या नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट केवल पी ब्लॉक को बोलते हैं क्या? एस और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब पूरा एस ब्लॉक और पूरा पी ब्लॉक एक्सेप्ट ग्रुप 18 सब क्या है? नॉर्मल, यानी इनका पीरियड अगर मैं बताऊं ये किन किन पीरियड में रखे गए, सीधा आंसर जाएगा 1 to 7। ठीक है, ग्रुप की बात बोलूं तो पहली बात ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये एस ब्लॉक कवर कर लिया, और 13 40 15 16 और 17 इन ग्रुप्स में पाए जाते हैं। 18 में नहीं लिखा क्योंकि वो अलग हो गया यहाँ इनर्ट गैस। ठीक है, अच्छा इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो आज सुबह ही बताया था, अगर याद करो, एस ब्लॉक में अगर जो एल्कली मेटल होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल का NS2 होता है। भाई सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 और मैग्नीशियम S2। तो इसका पूरे एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मैं NS1 और 2 लिख सकता हूं क्या? NS1 फॉर एल्कली मेटल, NS2 फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो पूरे एस ब्लॉक का NS1 और 2। पी ब्लॉक क्या होता है? NS2 NP1 to 6। आज सुबह ही बताया था। NS2 याद करो, बोरान फैमिली था NS2 NP1, कार्बन फैमिली था NS2 NP2। देखो देखिए NS2 NP2, नाइट्रोजन फैमिली NS2 NP3, ऑक्सीजन फैमिली NS2 NP4, हेलोजन NS2 NP5 और इनर्ट गैस NS2 NP6। इसका पूरा पी ब्लॉक क्या होगा? NS2 NP1 to 6। बट अगर आपसे बोले नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट तो NS2 NP5 तो लिखेंगे, क्योंकि 6 कर देंगे तो इनर्ट गैस भी हो जाएगा। बात समझा? तो NS1 और 2 और NS2 NP1 to 5 ये हो गया इनका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हो गया बेटा नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। समझ में आ गया? अल्टीमेट इनकम्प्लीट, पेनल्टीमेट कंप्लीट। ठीक है, अगला आता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहां समझने की बात आएगी, यहां थोड़ा दिमाग आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखिए नॉर्मल से हटके फिनोमेना है ट्रांजिशन एलिमेंट। अपने दिमाग में क्या होता है कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, बराबर। ये बात अभी दिमाग से खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू बोर, पहले मैं अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ बता देता हूँ। मेंडलीफ क्या बोलता था ट्रांजिशन के बारे में? मेंडलीफ, देखो आपको पता है बेटे कि एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट में है, फिर बीच में डी ब्लॉक है, फिर यहाँ पे पी ब्लॉक है, बराबर। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। मेंडलीफ के अकॉर्डिंग सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन थे। उसका क्या मानना था ट्रांजिशन एलिमेंट? मेंडलीफ क्या बोलता था कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं कि जो कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, वो उस हर प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की जो होती है वो एस और पी के बीच में ट्रांजिट करती है, एस और पी के बीच में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपको नहीं पता बट आगे लेक्चर में पता चलेगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज घटता है। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब अगर लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज घट रहा है, इसका मतलब डी ब्लॉक का साइज एस ब्लॉक से क्या होगा? छोटा, लेकिन पी ब्लॉक से बड़ा। तो क्या दोनों के बीच में आगे प्रॉपर्टी इसकी? लेफ्ट टू राइट चलने पर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट चलने पर। इसका मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ब्लॉक से ज्यादा, लेकिन पी ब्लॉक से कम। तो हर प्रॉपर्टी देख लो डी ब्लॉक की क्या हो रही है? एस और पी के बीच में ट्रांजिट कर रही है। इसलिए मेंडलीफ ने इसको बोला ट्रांजिशन एलिमेंट। किनकी प्रॉपर्टी एस और पी ब्लॉक के बीच में पाई जाती है, इसे इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और मेंडलीफ ने बस एक गलती कर दी
कि ग्रुप नंबर 12 को जरा देखना, ग्रुप नंबर 12 देखना, जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और यूयूबी 112 वाला एलिमेंट, 112 वाला जिसको आपको Cl लिखा गया होगा, ठीक है, 112 को Cl लिखा गया होगा, ठीक है। तो ये जो 4 एलिमेंट है डी ब्लॉक के, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और यूयूबी, इसको भी मेंडलीव ने ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया, जबकि ये डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अब बोर की अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सच्चाई पता चलेगी क्यों नहीं है ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड यूयूबी, यूयूबी तो मेंडलीव के समय में था भी नहीं बेटा, तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी था, उसको भी उसने क्या बोल दिया था, ट्रांजिशन एलिमेंट। वो मानता था हर डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि बाद में जब बोर साहब आए तो उन्होंने बातों को चेंज किया, बोला कि हर डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू बोर, समझो, फिर लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे पहचान। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं बेटा जिनका अल्टीमेट सेल भी इनकम्प्लीट होता है और पेन अल्टीमेट सेल भी इनकम्प्लीट होता है, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जिनका अल्टीमेट भी अधूरा और पेनल्टीमेट भी अधूरा होगा उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। चलो जरा समझते हैं एक दो एग्जांपल से। पहले एक नॉर्मल दिखा देता, फिर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्यों नहीं है उसको दिखा देता। देखो, मान लो हमने ले लिया आपका 21 स्कैंडियम, ऐसे ले लिया, बहुत ध्यान दो, 21 स्कैंडियम बी ब्लॉक का पहला एलिमेंट देखो, फोर्थ पीरियड में थर्ड ग्रुप देखो, ठीक है। तो देखो 21 इलेक्ट्रॉन भरूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 बराबर। अच्छा बताओ यहाँ पे अल्टीमेट सेल कौन सी है, चौथी या तीसरी? चौथी बेटा, जो सबसे बड़ी एन की वैल्यू होती है वही अल्टीमेट सेल है ना, तो सबसे बड़ी एन की वैल्यू कौन है, 4 ना, तो यहाँ अल्टीमेट सेल यानी nth सेल ये है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अच्छा, चौथे सेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। चौथे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 32, यानी अभी भी 30 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब अल्टीमेट अधूरा है। अब पेनल्टीमेट पे चलते हैं, क्या पेनल्टीमेट सेल तीसरी होगी? भाई अगर चौथी सेल अल्टीमेट है, तीसरी पेनल्टीमेट होगी। तीसरे में देखो 3s, 3p और ये 3d, यही है। तो 6, 2, 8 और 1, 9, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9, और थर्ड में होने कितने चाहिए, 18। इनकम्प्लीट हुआ, ये भी इनकम्प्लीट और ये भी इनकम्प्लीट, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट। बात समझा क्या? यानी जिसका अल्टीमेट भी इनकम्प्लीट और पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। अच्छा, अब बात आती है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला गया, उसको जरा मैं जिंक समझा देता हूँ, फिर कैडमियम, मर्क्यूरी भी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा पूरा लिख के। देखो जरा जिंक को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। 30 जिंक बराबर, अरे इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 बराबर, भर दिया 30 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अल्टीमेट सेल कौन सा है, 4, सबसे लास्ट वाली सेल अल्टीमेट सेल है। तो लास्ट वाली सेल में इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, अल्टीमेट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और चौथी सेल में इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, 32, यानी इनकम्प्लीट है nth सेल, अल्टीमेट इनकम्प्लीट है। अच्छा, पेनल्टीमेट क्या तीसरी सेल होगी, तो तीसरी सेल यही है 3s, 3p, 3d, तो 6, 2, 8, 6, 2, 8 और 10, 18, और थर्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18। तो क्या इसकी पेनल्टीमेट कंप्लीट हो गई, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। और समझा क्या? ठीक है, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी क्या होती है, अल्टीमेट तो अधूरा होता है बट पेनल्टीमेट कंप्लीट। अब कैडमियम का अगर मैं लिखूं ना, यहाँ 4s2, 4p6, 4d10 होता है, मर्क्यूरी 5s2, 5p6, 5d10 होता है, यूयूबी 6s2, 6p6, 6d10 होता है, तो आगे भी f भी आ जाता है उसमें, तो पूरा आपका बैलेंस हो जाता है। तो अब पहले इतनी बात समझा क्या कि अकॉर्डिंग टू बोर क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनका अल्टीमेट भी इनकम्प्लीट, पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीट। कोई पूछे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, बोला बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड पेनल्टीमेट सेल। बोर के हिसाब से अल्टीमेट भी अधूरा होना चाहिए, पेनल्टीमेट, जबकि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और यूयूबी में अल्टीमेट तो अधूरा होता है पर पेनल्टीमेट कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात सुनो, यहाँ पे जो डी ब्लॉक का, अगर मैं आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक, देखो थोड़ी बातें और बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। पूरे डी ब्लॉक का अगर मैं आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो वो होता है n-1d
1 to 10 NS1 और 2 ये होता है। भैया डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हो। याद करो 4s था तो 3d था, अगर n4 है तो n-1 क्या होगा 3d, अगर n आपका क्या होगा 5 ये होगा 4d। बस समझ आ रहा होगा ना। तो n-1d 1 to 10 ns0 1 और 2 ये पूरे d ब्लॉक का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांजिशन एलिमेंट का भी नॉर्मल n-1d 1 to 9 ns0 और 1, भाई यहाँ पे तो d10 हो जाएगा तब ट्रांजिशन नहीं होगा ना। तो अब शॉर्टकट मेरा सुनो, मतलब जो बोर का समझ में आया सही बात है, नहीं अब मेरा ट्रिक सुनो कि क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मल डेफिनेशन करता हूं ट्रांजिशन, बोर को हटा दो, बोर वाला समझ में आ गया ना, अल्टीमेट इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीट। अब नॉर्मल आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जिनका डी सबशेल अधूरा होता है। डी पूरा कब होगा, जब डी 10 हो जाएगा। तो अगर डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक दिख रहे हैं यानी वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। डी 10 हो गया तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, खत्म बात समझा क्या। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट इन विच इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबसेल। यानी डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, डी 10 हो गया था तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर डी अधूरा है, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो उसको आप ट्रांजिशन बोलो। डी 10 हो गया तो उसको ट्रांजिशन आप मत बोलो, ठीक है। और आगे की कहानी सुनो कि ट्रांजिशन है, पूरी डेफिनेशन सुनो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट in which incompletely filled d subcell either in their atomic state or some famous oxidation state। यानी या तो एटॉमिक स्टेट में आपका क्या हो डी अधूरा हो, या उसकी फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी अधूरा हो जाए तो वो ट्रांजिशन कहलाएगा। अब मेरी बात सुनो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और यूयूबी ये 4 नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब चलिए अब इनका मैं लिख देता हूं, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 48, ये हो गया 80, ये 112 यानी जिसको अपन लोग CN बोल रहे हैं। ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नहीं लिखूंगा, मैं केवल वैलेंस सेल लिखूंगा। ये होता है साहब, बहुत देखो जिंक का समझ लोगे बाकी की समझ में आ जाएगा। जिंक का था 3d10 4s2 बराबर। तो कैडमियम जैसे उसके नीचे रखा है, ध्यान से देखो, तो कैडमियम होगा 4d10 5s2, ये फिर क्या होगा 5d10 6s2, ये क्या होगा 6d10 7s2। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर जिंक है 3d10 4s2 तो उसके नीचे कैडमियम है, बिल्कुल जिंक जैसा ही होगा, बस 4d10 5s2, क्योंकि कैडमियम देखो 5th पीरियड में रखा गया होगा, जिंक देखो 4th पीरियड में होगा। तो 4th पीरियड में है तो 4s, तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखा 4, तो n-1 क्या होगा 3d, इसलिए जिंक 3d। कैडमियम देखो 5th पीरियड में रखा गया, n की वैल्यू क्या होगी 5, तो 5 - 1 समझ में आ रहा होगा, बात समझा क्या। तो जिंक आप क्या 3d10 4s2, जिंक के नीचे कैडमियम तो 4d10 5s2। ये सब चीजें आप 12th में फिर से पढ़ोगे, परेशान मत होना। जब आप 12th में पूरा चैप्टर या डी एंड एफ ब्लॉक रंजीत सर आपको पढ़ाएंगे तो ये सब बातें फिर से आप पढ़ोगे, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड यूयूबी। तो देखो एक बात समझो, क्या जिंक का एटॉमिक स्टेट में डी भरा नजर आ रहा है, यार ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैंने पूरी डेफिनेशन क्या बोली कि या तो एटॉमिक स्टेट में डी खाली हो जाए या उसकी फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट में डी खाली हो जाए, तब भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाएगा। तो क्या इसकी एटॉमिक स्टेट में डी खाली है क्या, नहीं, डी तो पूरा भरा हुआ है। अब आपको पता है जिंक केवल एक ही आयन बनाता है, जिंक +2 आयन। जिंक +2 एग्जिस्ट करता है, जिंक ना तो +1 बनाता है ना +3 बनाता है, केवल क्या बनाता है +2। जिंक +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर मैं जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, सबसे बाहर वाली सेल से। सबसे बाहर वाली सेल कौन है, चौथी सेल। तो यहां 2 निकाल दो, तब भी क्या 3d10 बचेगा क्या, अरे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए 4s से, कितना बचा। तो देखो एटॉमिक स्टेट में भी डी भरा हुआ है और उसकी फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी खाली नहीं हुआ, डी भरा हुआ, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और शायद आज की डेट में अगर जिंक +3 बनाता होता तो क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालते, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3d9 हो जाता और डी क्या हो जाता खाली, और जिंक को भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता। लेकिन जिंक +3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिंक केवल एक ही आयन बनता जिंक +2। तो एटॉमिक स्टेट में भी डी भरा हुआ है, उसकी फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी भरा हुआ है, डी कहीं खाली हुआ ही नहीं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, ठीक है। अच्छा कैडमियम देखो एटॉमिक स्टेट में डी भरा हुआ है क्या, और कैडमियम भी केवल एक ही आयन बनाता है Cd+। आप पढ़ोगे कैडमियम का टेस्ट वगैरह CdCl2। तो कैडमियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालू,
इलेक्ट्रॉन तो 5वीं सेल से पहले निकलेगा, सबसे बाहर वाली सेल से निकलेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बचा? क्या उसके फेमस ऑक्सीजन स्टेट में डी खाली हुआ? क्या नहीं हुआ, से फिक्स हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। और शायद फिर बता रहा हूँ कि अगर कैडमियम +3 बनता होता तो आज ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता। अगर कैडमियम +3 एग्जिस्ट करता होता तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता, एक यहां से निकलता, तो 3d9 होते, डी क्या हो जाता? खाली हो जाता, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता, बट बनता ही नहीं, तो क्या करेंगे, ठीक है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का एक ही आयन एग्जिस्ट करता है, Hg+2, ठीक है, HgCl2, ठीक है। तो Hg+2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 5d10। तो देखो डी एटॉमिक स्टेट में भी डी भरा हुआ है, और उसकी फेमस ऑक्सीजन स्टेट में भी डी भरा हुआ है, डी खाली हुआ ही नहीं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? नहीं है। अच्छा, यूयूबी का क्या एटॉमिक स्टेट में डी भरा हुआ है, और इनके बारे में तो अभी ज्यादा नॉलेज नहीं, इनके कंपाउंड आज तक देखे नहीं गए, कभी हमें पता भी नहीं इसका ऑक्सीजन स्टेट होता क्या है, ठीक है, क्योंकि यूबी का एटॉमिक स्टेट ही हम बता सकते हैं, अभी नहीं पता कि कौन से आयंस बनाते हैं, ठीक है, इनकी केमिस्ट्री अभी अननोन है, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि जिसके भी जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट जिनका डी सबसे अधूरा होगा, या तो एटॉमिक स्टेट में या तो उसकी फेमस ऑक्सीजन स्टेट में, कभी भी डी ब्लॉक अधूरा हो जाए तो समझ लो वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फंसोगे तुम कॉपर में, देखो इसको हटाओ, ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आइए जरा ध्यान दो, कॉपर का केस जरा ध्यान दो, 29 कॉपर, याद करो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना तो यही चाहिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29 बराबर। लेकिन आपको पता है डी में कितने दिख रहे हैं? 9। एस वाला एक खुद के यहाँ जाएगा, यानी रियल तो ये होगा, बराबर। तो क्या आपको कॉपर का डी भरा दिख रहा है क्या? यस सर। बोलो सर इसको भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका डी क्या है? भरा हुआ है। लेकिन कॉपर बेटा 2 आयंस बनाते हैं नेचर में, इनके 2 आयंस होते हैं, एक Cu+ जिसको हम क्यूप्रस आयन बोलते हैं, और एक Cu+2 जिसको हम क्यूप्रिक आयन बोलते हैं, ठीक है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। चलिए, तो Cu+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सबसे बाहर वाली सेल से निकलता है इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली सेल चौथी है, तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तब भी क्या बचा? 3d10, यही बचा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d10, यानी अभी भी सर डी भरा नजर आ रहा है। जरा कॉपर +2 पे विचार करो, कॉपर क्यूप्रिक आयन, एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s, उसके बाद 3d से एक यहां से निकला, एक यहां से निकलेगा, क्या बन जाएगा? क्या इनकम्प्लीट हो गया डी सब सेल, इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी समझा डेफिनेशन क्लियर कि या तो एटॉमिक स्टेट या उसकी फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी खाली हो जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट मान लिया जाता है। तो यहाँ एटॉमिक स्टेट डी भरा नजर आया, पर देखिए उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है एक जगह पे खाली हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटे, नहीं है, नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसका डी इनकम्प्लीट हुआ है कॉपर +2 में। समझ में आया? तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अब जरा आप पीरियोडिक टेबल को देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात सारी बात सुन लो। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, पहला पॉइंट देखो, अगर मैं बोलूं किन किन पीरियड में रखे गए हैं पहले ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप बोलोगे 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड, बराबर। और बोलो किस किस ग्रुप में रखे गए हैं, तो 3 to 11, ध्यान रखना, अगर ट्रांजिशन पूछ लिया तो 3 to 11, डी ब्लॉक पूछ लिया तो 3 to 12, यही सब में गड़बड़ करते हो, ठीक है। अगर डी ब्लॉक पूछा तो 3 to 12, ट्रांजिशन पूछा तो 3 to 11। अब देखो तुम जरा देखो 4th पीरियड जो देखो, बहुत ध्यान समझना जरा, यहाँ पे बहुत ध्यान से, डी ब्लॉक कहाँ पे है, थोड़ी बात समझ लो, यहाँ पे 4 5 6 और 7, कुछ बात समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको। 7th पीरियड में जो डी ब्लॉक एलिमेंट रखे हैं वो अपने लिए इंटरेस्ट की बात ही नहीं, सारा इंटरेस्ट यहीं पे 3 पे होगा अपना, जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो यहाँ देखो जो ग्रुप नंबर होगा ये 3rd से स्टार्ट होगा, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12, पूरा मैंने पहले डी ब्लॉक बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब 4th पीरियड का जो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट होगा 21 स्कैंडियम, फिर होगा टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर जिंक, बराबर। 21 से स्टार्ट हुआ, देखो ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 पे खत्म हुआ, 10 एलिमेंट आए, ठीक है। अच्छा, अब 5th में आओ, स्कैंडियम के नीचे होगा एट्रियम,
39 बराबर। फिर यहाँ पे होगा जिरकोनियम 40, क्या होगा 40। फिर ये होगा यहाँ पे नियोबियम 41, फिर होगा मॉलिबेडनम, ठीक है। फिर होगा टेक्नीशियम, फिर होगा रुथेनियम, फिर होगा रोडियम, फिर होगा पैलेडियम, फिर होगा सिल्वर, फिर आपका कैडमियम बराबर। ये है आपका। इसका मतलब 39 से स्टार्ट होगा और 48 से खत्म होगा। बात कम करो भाई, ठीक है। 39 से स्टार्ट होगा 48। अब गिन लो यहाँ भी 10 एलिमेंट, ठीक है। 39 टू 48। अगला देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। 57 लैंथनम, 57 लैंथनम। इसके बाद यहाँ 21 था तो यहाँ 22 आया, 39 था यहाँ 40 आया, तो 57 के बाद 58 आना चाहिए, नहीं दिख रहा होगा आपको। 72 हाफनियम दिख रहा होगा डायरेक्ट, यानी 14 एलिमेंट यहाँ मिसिंग दिख रहे हैं। कहां से कहां तक? 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटीशियम, इनको लैंथेनाइट्स बोलते हैं। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। 14 एलिमेंट इसी थर्ड ग्रुप में रखे गए। आज सुबह बताया था थर्ड ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप, ठीक है। चलिए 58 ना बेटा, 57 तो लैंथनम ही है। हाँ वहां लिख दिया गया होगा, गलत है। 57 तो डी ब्लॉक का है ना, एफ ब्लॉक तो 58 से स्टार्ट होगा। अच्छा 72 के बाद यहाँ आएगा 73, ये होगा टेंटलम, ठीक है। और फिर 74 ये होगा टंगस्टन, फिर यहाँ पे 75 रेनियम, यहाँ पे 76 ऑस्मियम, यहाँ 77 इरेडियम, यहाँ पे 78 प्लैटिनम, यहाँ 79 गोल्ड और यहाँ पे 80 मर्क्यूरी बराबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट होगा 89 एक्टिनियम, 89 एक्टिनियम। अच्छा 89 के बाद 90 दिखना चाहिए, ठीक है। 90 ना देखिए 104 रदरफोर्डियम दिखेगा, यानी यहाँ पे भी 14 एलिमेंट मिसिंग दिख रहे हैं। क्या, कहां से कहां तक? 90 फोरियम से 103 लॉरेंसियम, इनको एफ ब्लॉक का एलिमेंट यानी एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब 104 के आगे आप 105 से स्टार्ट कर दो, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम करते करते यहाँ पे आ जाओ 112 यूयूपी। बात समझा ना? एक बात बताओ, 10 यहाँ डी ब्लॉक, 10 यहाँ डी ब्लॉक, 10 यहाँ, इसको मत जोड़ रही है, ब्लॉक है। 10 यहाँ भी डी ब्लॉक और 10 यहाँ भी डी ब्लॉक, तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हुए? 40। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हुए? 36। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने? 40। ट्रांजिशन एलिमेंट कितने? 36, क्योंकि ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। बात समझा क्या? और एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, तो फोर्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक है, ध्यान दो, सुनते चलो। फोर्थ पीरियड में ज्यादा जल्दबाजी मत करो बैग पैक करने। फोर्थ पीरियड में जो कनेक्टिविटी चालू है तो खत्म होना है। जो आपका फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको बेटा बोलते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज एलिमेंट। फिफ्थ पीरियड में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसको बोलते हैं 5D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज एलिमेंट। सिक्स्थ पीरियड में जो है उसको बोलते हैं 5D सीरीज एलिमेंट, और यहाँ पे 6D सीरीज एलिमेंट। आप बोलो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 3D 4D क्यों बोल रहे हैं? सिंपल सा रीजन बेटा, अगर आपको याद हो कॉपर क्या 3D10 था, जिंक, अब ऐसा समझो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन का 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10। बात समझा क्या? यानी इन 10 डी ब्लॉक एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबसेल में जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसको 4D सीरीज या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे क्या होगा? 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, 4D9, 4D10। याद करो, ये था 3D10 4s2, मैंने इसको लिखा था 4D10 5s2, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन 5D में 4D में जाते हैं, इनके कहां जाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन? 5D में, इनको 6D। अब मैं इसको क्यों बताया? क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने वाला क्वेश्चन। क्या पूछेगा? 3D सीरीज बिलोंग टू फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो बच्चों को क्या लगता है 3D में थर्ड पीरियड मार्क क्या आते हैं? 3D सीरीज फोर्थ पीरियड, इसलिए इसको बताया मैं, ठीक है। क्योंकि दिमाग चलता है उस समय, इतना काम नहीं करता बेटा। बोला 4D सीरीज किस पीरियड में लगेगा? 4D का मतलब फोर्थ पीरियड, क्योंकि 4D का मतलब 5 पीरियड। समझ में आ गया? इतनी बातें आपको समझ में? ट्रांजिशन एलिमेंट का एक दो बात और सुन लो। देखो आज सुबह मैंने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद करना सिखाया था, ठीक है। थोड़ा डी ब्लॉक भी आपको बता देता हूं, पहले एलिमेंट समझो। आपको ये सीरीज बिल्कुल नहीं याद करनी है, लास्ट वाले से कभी क्वेश्चन आता ही नहीं। आपको ये तीनों याद होनी चाहिए, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D। तो देखो
पहले एलिमेंट देखो, पहले 3D का एलिमेंट देखो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। आई होप सबको ये एलिमेंट्स याद होंगे, ठीक है। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो है, सुनो टीवी क्रो मत फेंको नीकू जी। नीकू जी एक बंदा है, नीकू साहब, वो टीवी को उठा के फेंक देता है बाहर, पागल टाइप का आदमी है वो। तो क्या है, मैं क्या बोला, सुनो टीवी क्रो, अब को बोल दूंगा तो कोबाल्ट फंस जाएगा, इसलिए क्रो बोल दिया, ठीक है। सुनो टीवी को क्रो मत फेंको नीकू जी। सुनो का मतलब स्कैंडियम, टी वी सब साथ साथ दिख रहा है, ठीक है। क्रो क्रोमियम, मत एमएन फे एफिको सीओ नी कू जी, हो गया। और 3D सीरीज आपको याद ही होना चाहिए, 3D सीरीज आपको याद होना चाहिए। अब 4D देखो, देखो अगर पूरी पीरियड टेबल आपको याद नहीं है ना तो केमिस्ट्री पढ़ने कोई मतलब ही नहीं। मैं देखो, मैंने आपसे पूछा नहीं कि यहाँ क्या लिखूं, मैं इधर मुंह करके सब लिख रहा था क्योंकि मुझे याद है। तो अब आप देखो यहाँ पे एट्रियम, जिरकोनियम, ये कुछ और, मैं ज़ेब्रा वब्रा मत बोलना। एट्रियम, ये जिरकोनियम, ये नियोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, या इसको अर्जेंटेनियम भी बोलते हैं, और कैडमियम। याद करिए एलिमेंट, ठीक है। एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। देखो मैं भी ऐसे नहीं लिखता, मुझे भी ऐसे नहीं आता, मैं भी निमोनिक्स दिमाग में रखता हूँ फिर ऐसे लिखता चला जाता हूँ। तो इसका निमोनिक्स कैसे बनाऊंगा बहुत ध्यान समझना। यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। क्या बेटा, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। आ समझाना, इधर आ जाइए भाई। पहला एलिमेंट लैंथनम, मैं हर ब्लॉक को याद करना आपको सिखा दूंगा। एफ ब्लॉक का भी है बट अपन को क्या डीएनएफ ब्लॉक मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो यहाँ जो बता रहा हूँ ये लास्ट है आपके लिए, क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक अगले साल रंजीत सर पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ जो बात बोल रहा हूँ सुन लो अच्छे से सीधी, ठीक है। लैंथनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी, ठीक है। ये हो गए। फिर से बात देखो, लैंथनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। एक दो बातें सुन लो, ऑस्मियम और इरेडियम ये पूरे पीरियोडिक टेबल का डेंसेस्ट एलिमेंट है, यानी हाईएस्ट डेंसिटी इनकी होती है। ऑस्मियम इरेडियम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऑस्मियम और इरेडियम हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। ये सब मेरे डी ब्लॉक में आपके नोट्स में मिलेंगे बट अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कुछ बातें मैं बता के जा रहा हूँ यहाँ से। ऑस्मियम और इरेडियम हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, मैं बताऊं तो 22.59 ग्राम पर सीएम क्यूब, 1 ml का मास 22 ग्राम का होता है। बात समझना, हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम और इरेडियम की पूरे डी ब्लॉक में या पूरे पीरियोडिक टेबल में। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल टंगस्टन 3410 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल बोले तो मर्क्यूरी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है, ठीक है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल मर्क्यूरी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चलो इसका कैसे देखो, इसका याद करने का ट्रिक है, देखो ला हफ्ता, हफ्ता वसूली होती है, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। समझा क्या, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पिटेंगे और हॉस्पिटल में। तो ये पूरा हो जाएगा आपका डी ब्लॉक याद करने का तरीका, ठीक है। तो बाहर में पहले नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ।